और ये लोग इंडिया पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराने वाले थे। यूएसए ने दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक हो गए। मेरा नाम है अबूजर गिल और आज हम आपको परेशान कुन कर देने वाली वीडियो दिखाने वाले हैं कि पाकिस्तान 2019 में तैयार था इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने के लिए। माइक पोम्पियो अपनी बुक में लिखते हैं, उन्होंने अभी ये बुक रिलीज़ की है। माइक पोम्पियो लिखते हैं कि पाकिस्तान ने इरादा कर लिया था कि वो इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने जा रहा था। तो मज़ीद इस वीडियो में वो मतलब कि वो उन्होंने क्या लिखा वो इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए करे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, अपना रिएक्शन मैं जो है लास्ट पर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। ना 2019 में पाकिस्तान रेडी था और ये लोग इंडिया पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराने वाले थे। यूएसए ने दोनों कंट्रीज को संभाल लिया। ये रिसेंटली कहा है माइक पोम्पियो ने अपनी किताब में। इसके बारे में आपने आर्टिकल्स देखे होंगे कि माइक पोम्पियो क्लेम्स दैट इंडिया इन्फॉर्म्ड हिम पाकिस्तान वाज प्रिपेयरिंग फॉर न्यूक्लियर अटैक पोस्ट बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक। नाउ इन्होंने अपनी किताब में बहुत सारी, मैं कहूँगा, अनोखी बातें लिखी है इंडिया पाकिस्तान के बारे में, न्यूक्लियर वॉर के बारे में, जयशंकर साहब के बारे में। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इंडिया बहुत ही जल्द डीजल सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा किस कंट्री को फ्रेंडशिप पाइपलाइन के अंडर? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। आज के समय यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, मगर 2020 के टाइम में और उससे पहले यूएसए के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के अंडर इनके विदेश मंत्री, आप कह लीजिए यूएसए में कहते हैं फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश मंत्री का दर्जा होता है। इनके विदेश मंत्री थे माइक पोम्पियो। ये चेहरा आपको याद होगा, इन्होंने बहुत बार इंडिया को विजिट किया था। माइक पोम्पियो काफ़ी न्यूज़ में भी रहते थे। तो हाल ही में पोम्पियो ने एक किताब लिखी अपनी ड्यूटी के बारे में, अपने टाइम के बारे में एज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ यूएसए। किताब का नाम है नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव। अभी तक ये किताब इंडिया में अवेलेबल है नहीं, मगर इसके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो हमको बताते हैं कि इन्होंने इंडिया के बारे में बहुत बार बातचीत करी है इस पूरी किताब में। ना पहली बात तो देखिए, इन्होंने अपनी किताब में मेंशन किया सुषमा स्वराज जी को, इंडिया की फॉर्मर विदेश मंत्री। अब इनके बारे में ये लिखते हैं कि सुषमा स्वराज जी को फॉरेन पॉलिसी के बारे में इतनी जानकारी थी नहीं माइक पोम्पियो के हिसाब से। और इन्होंने ये कहा कि अपने पूरे टेन्योर में इन्होंने सुषमा स्वराज जी के साथ कभी फॉरेन पॉलिसी को लेकर ज़रा बातचीत करी नहीं। मेन इनकी बातचीत होती थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के साथ। और आगे इन्होंने देखिए सुषमा स्वराज जी के लिए दो शब्द इस्तेमाल किए हैं, एक है गूफबॉल, दूसरा हार्टलैंड पॉलिटिकल हैक। गूफबॉल एक ऐसा इंसान होता है जिसको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है और वो काफी गलतियां करता है। और हार्टलैंड पॉलिटिकल हैक मतलब कि एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसने पॉलिटिक्स में काफी महारत हासिल कर रखी थी और उसके बेसिस पर वो बन गया एक मिनिस्टर। तो ये सब जो वर्ड्स इन्होंने यूज किए हैं सुषमा स्वराज जी के बारे में, ये आपत्तिजनक है। और जयशंकर साहब ने भी कहा है, पोम्पियो की किताब पर रिएक्ट किया जयशंकर साहब ने और ये कहा कि सुषमा स्वराज जी के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं थी। और मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक बात है। सुषमा स्वराज जी का देहांत हो चुका है, उनके बारे में ऐसी बातें बोल के इनको क्या मिलेगा आज के समय? इट इज पॉइंटलेस। मगर आगे पोम्पियो ने अपनी किताब में ये लिखा कि सुषमा स्वराज जी के बाद जब डॉक्टर एस जयशंकर बने भारत के विदेश मंत्री, तो इनको ये यूएसए में कहते थे मिस्टर जे। और जयशंकर साहब के साथ काम करना बहुत ही आसान लगा माइक पोम्पियो को। इन्होंने ये कहा कि मेरी बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री थी जयशंकर के साथ, वो मेरी बात समझते थे, मैं उनकी बात समझता था। वो 7 लैंग्वेजेस बोलते थे, उनमें से एक इंग्लिश भी थी और उनकी इंग्लिश कुछ मामलों में मुझसे भी बेहतर थी। तो काफी इन्होंने तारीफ करी है जयशंकर साहब की। बट अगेन सुषमा स्वराज जी के बारे में खराब बातें बोलने की इनको कोई आवश्यकता थी नहीं। ना इस सब के बाद पोम्पियो बात करते हैं एक पॉसिबल न्यूक्लियर वॉर के बारे में। ये कहते हैं कि फरवरी 2019 में जब भारत ने बालाकोट में बॉम्बिंग करी, अब ये बात ये एक्सेप्ट करते हैं अपनी किताब कि भारत ने बालाकोट में बॉम्बिंग करी, पाकिस्तान के आतंकवादी मारे, उसके बाद पाकिस्तान तैयार हो गया था न्यूक्लियर अटैक करने के लिए। ये बात बताई इनको जयशंकर साहब ने। इन्होंने ये कहा किताब में कि मुझे रात को फ़ोन कॉल आता है डॉक्टर एस जयशंकर का। ये कहते हैं कि मेरे हिसाब से पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स रेडी कर रहा है, हमने पाकिस्तान की बॉम्बिंग करी है, तो इसके रिस्पॉन्स में ये लोग अपने मिसाइल रेडी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को बता दें कि अगर वो अपने मिसाइल लॉन्च करेंगे तो हमारी तरफ से भी न्यूक्लियर स्ट्राइक्स लॉन्च हो जाएंगे। अब पोम्पियो ने जैसी ये बात सुनी, इन्होंने अपनी किताब में लिखी है बात,
पोम्पेयो ने जैसे ही ये बात सुनी वो बिल्कुल उड़ गए। इन्होंने सीधा फ़ोन किया उस वक्त के यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन को। जॉन बोल्टन और पोम्पेयो ने आपस में बातचीत करी और ये डिसाइड किया पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, सिचुएशन काम करने का समय है। तो दोनों ने सीधा बात करी। इमरान खान से नहीं, इन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान का जो रियल लीडर है जनरल बाजवा, इनसे बाजवा। बात करी माइक पोम्पेयो और जॉन बोल्टन ने, और ये पूछा कि क्या आप इंडिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स करने वाले हैं, क्योंकि अगर करने वाले हैं तो उनकी साइड से फट से जवाब आएगा, बी रेडी। तो जैसे ही ये बात बाजवा को बताई गई, बाजवा ने अपनी ट्यून चेंज कर दी। बाजवा ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो न्यूक्लियर स्ट्राइक्स करने नहीं वाले इंडिया पर, हम तो कुछ और करने की सोच रहे हैं। तो माइक पोम्पेयो ने अपनी किताब में बाद में ये लिखा कि हमने ये सब बातें बताई डॉक्टर अजय शंकर को, और फिर इंडियन साइड और पाकिस्तानी साइड को लिया कॉन्फिडेंस में, और इसी तरीके से हमने एक न्यूक्लियर वॉर कर दी अवॉइड। और आगे ये फिर खुद की प्रशंसा करते हैं और यूएसए की इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं कि देखिए यूएसए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर यूएसए ना होता तो ये दोनों देश एक दूसरे पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा चुके होते। और आगे ये कहते हैं कि नो अदर नेशन कुड हैव डन दैट बट वी डिड दैट नाइट टू अवॉइड ए हॉरिबल आउटकम। तो ना पर्सनली मुझसे आप पूछें तो माइक पोम्पेयो ये सारे हाँ, किस्से को बिल्कुल। थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को अच्छे से पता था कि बालाकोट के बाद अगर इन्होंने इंडिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने का सोचा भी तो उसके जवाब में इंडिया क्या कर देगा। तो पर्सनली मैं नहीं मानता कि जयशंकर साहब ने इतनी ज़्यादा चिंताजनक टोन से बात करी होगी माइक पोम्पेयो से। बस डिस्कशन हुआ होगा कि पाकिस्तान की साइड से कुछ एक्शन होता है तो हम भी जवाब देंगे। वो हो सकता है कि यूएसए ने कहीं ना कहीं दोनों साइड्स को कहा हो कि ज़्यादा इसके हाँ। बाद कुछ मत कर देना, वॉर मत स्टार्ट कर देना। बट मुझे लगता नहीं है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक्स का डर इतना ज़्यादा था। इस पर्टिकुलर केस में माइक पोम्पेयो डेफिनेटली अपनी इंपॉर्टेंस, यूएसए की इंपॉर्टेंस ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। और आगे माइक पोम्पेयो ने यह भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना था कि चाइना को अगर काउंटर करना है तो उसका मेन आंसर है इंडिया। इंडिया के साथ हमको अपने रिलेशंस इंप्रूव करने होंगे। और इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने टेन्योर में, माइक पोम्पेयो ने अपनी टेन्योर में पूरी कोशिश करी कि डिप्लोमेटिकली ये चाइनीज़ अग्रेशन को काउंटर करे और साथ ही साथ इंडिया को अपना नेक्स्ट ग्रेट अमेरिकन एलाई बनाए। अगेन मैं यहाँ पे आपको कहूँगा, इंडिया में हम लोग एलाई वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। हाँ। एलाई होता है पक्का मित्र, के मतलब आप हमारे मित्र, उसके खिलाफ। इंडिया यूज़ करता है वर्ड पार्टनर, जबकि यूएसए की तरफ से आप देखोगे हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इंडिया को ये बनाए एक अमेरिकन एलाई, द नेक्स्ट ग्रेट अमेरिकन एलाई। तो इससे देखिए हमको एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि अमेरिकन्स कैसे व्यू करते हैं इंडिया को। और एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि इससे हमको ये भी इंसाइट मिलती है कि जब टेक्नोक्रेट संभालते हैं फॉरेन पॉलिसी तो बाकी देशों को कितनी आसानी होती है इंडिया से बातचीत करने में, इंडिया के साथ रिलेशंस मेंटेन करने में। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक डॉक्टर अजय शंकर ने बहुत ही सही रिप्लाई दिया है माइक पोम्पेयो को कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी रहा हो, आप किसी के बारे में ये तो है। डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात नहीं करेंगे, एक स्पेशली एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनका देहांत हो चुका है। और वैसे मैं आपको यही बता दूं कि पॉसिबिलिटी है कि माइक पोम्पेयो 2024 में यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी रन करे, ये डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट भी खड़े हो। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे गॉड नोस, मगर पॉसिबिलिटी है कि ये वापस कहीं ना कहीं से यूएसए की गवर्नमेंट में आने की कोशिश करेंगे। ना फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि इंडिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन के अंडर किस कंट्री को डीजल सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश। बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट ये बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से हम डीजल सप्लाई करेंगे बांग्लादेश को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। चिकन नेक की जो इंपॉर्टेंस है ये काफी हद तक बढ़ जाती है इससे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा कि माइक पोम्पेयो ने एक बुक लिखी और उसमें उसने सबसे पहले तो ये चीज़ की, मैं मतलब कि कहता हूँ कि एक मरे हुए इंसान को अगर आप ऐसे अल्फाज के साथ मतलब कि बुलाते हैं या फिर उसको याद करते हैं या उसके ऊपर ऐसी बात करते हैं तो ऐसे अल्फाजों से जो है ना गुरेज करना चाहिए। माइक पोम्पेयो एक इतनी बड़ी कंट्री का और इतने बड़े ओहदे के ऊपर रह चुका है तो उसको इस चीज़ के लिए ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि सुषमा स्वराज जी अपनी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए उसने एक अच्छा मतलब कि ना टाइम उन्होंने गुजारा है इंडिया के लिए, इतने अच्छे काम किए हैं। तो ऐसे अल्फाज का इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ करना या चुनाव करना अच्छी बात नहीं होती। तो माइक पोम्पेयो को इस चीज़ का ख्याल रख लेना चाहिए था। बाकी आप दोनों कंट्रीज़ के बारे में, पाकिस्तान इंडिया में न्यूक्लियर अटैक या न्यूक्लियर जंग के बारे में क्या कहते हैं वो नीचे कमेंट करके बता दें।
जो बाकी मैं जो अपना रिएक्शन, अपना जो मेरी थिंकिंग है या फिर जो भी है, हमें उस चीज़ से सीखना चाहिए कि जैसे जापान के ऊपर अटैक हुए थे तो उसके बाद जापान का क्या हालात हो गए थे कि ना वहाँ पर कोई इंसान, मतलब कि इंसान जब भी पैदा, जितने भी काफ़ी साल तक वहाँ पर जो है ना इंसान पैदा होते थे, अभी भी वहाँ पर जो भी इंसान पैदा होते हैं वो फिजिकली फिट नहीं होते। मतलब कि इंसान के पूरा जिस्म होता है ना, ये फिजिकल फिट होना चाहिए तो फिर इंसान एक पूरा इंसान होता है। तो कुछ ना कुछ कमी उनमें अभी भी हो जाती हैं। तो इतने बड़े, मतलब कि एक इंसानियत के खिलाफ इतना बड़ा जो अमेरिका ने उनके ऊपर अटैक किया था, तो कितना बड़ा नुकसान हुआ था। तो अगर हम दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज़ के दरमियान में अगर 2019 में ये पाकिस्तान की बेवकूफ़ी अगर वो कर देते अटैक, तो कितनी इंसानियत की यहाँ पर जो है ना अमवात हो जानी थी, कितने ज़्यादा करोड़ों इंसानों की जो ना अमवात हो जानी थी। उसके बाद मिलना क्या था? कुछ भी नहीं। दोनों कंट्रीज़ के वो एरिया जहाँ पर ये अटैक्स होने थे, वो दोनों कंट्री के वो एरिया जो है ना एक दफ़ा तो बेकार हो जाने थे। और वहाँ ना तो कोई चीज़ उगनी थी, ना तो वहाँ पर इंसान रह सकता था। मतलब कि इतनी ज़्यादा हरारत वहाँ पर पैदा हो जानी थी। हरारत मतलब इतनी गर्मी, इतनी हीट वहाँ पर आ जानी थी कि ना तो वहाँ पर कोई चीज़ उगनी थी, ना कोई इंसान वहाँ पर जाकर रह सकता था। तो मिलना कुछ भी नहीं था। दोनों कंट्री सिर्फ अपने उस, मतलब के जज्बात, अपनी ईगो, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। हम इस रीजन के दोनों कंट्रीज नेबर भी हैं और एटॉमिक पावर भी रखते हैं। दोनों कंट्री के लोगों को सोचना पड़ेगा। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, एटम बॉम्ब को आपके, हम दोनों कंट्रीज़ के पास एटम बॉम्ब है, इसको हमें पॉजिटिव वे में यूज़ कर लेना चाहिए। हमें इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए कि हमें जब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो कितनी ये सस्ती बनेगी और इससे कितना फ़ायदा होगा। तो इंडिया के पास तो पहले ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बहुत ज़्यादा ज़रिए हैं, मगर पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। अगर पाकिस्तान के पास ज़रिया होता तो लास्ट टाइम पाकिस्तान में फ्लड जो आया है, सिंध 25% पाकिस्तान पानी के नीचे चला गया था। इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान का हुआ। तो अगर पाकिस्तान ये वाला अटैक कर देता, जैसे 1971 में एक गलती की कि उन लोगों के ऊपर आप लोगों ने ज़बरदस्ती, बंगालियों के ऊपर ज़बरदस्ती जो है ना करने की कोशिश की उनके साथ, फिर उनको आपने, वो मुजीबुर रहमान जिसकी 150 सीट थी, मतलब कि इलेक्शन में वो 150 सीट्स जीत चुका था, और वो भुट्टो जिसकी 100 से भी कम सीट्स थी, भुट्टो को आपने हीरो बना दिया, मुजीबुर रहमान को गद्दार बना दिया। तो कौन सी कौम ऐसी होगी कि जिसके ऊपर जुल्म और ज्यादती भी हो रही हो और फिर आप उनको गद्दार गद्दार गद्दार, और उनकी ज़ुबान भी, मादरी ज़ुबान आप लोगों ने छीनने की कोशिश की, वहाँ पर उर्दू थोपने की कोशिश की। यहाँ पर जैसे अब पंजाबियों के ऊपर उर्दू थोपी गई है, तो यहाँ के अब पंजाबी लोग जो है वो उर्दू बोलना फ़ख्र महसूस करते हैं और पंजाबी बोलना जो है ना अपनी तौहीन समझते हैं। तो ये ज़हनियत जो है ना गुलाम गुलाम ज़हनियत बन गई यहाँ के पंजाबियों की। अब पंजाबी माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को उर्दू तो ऐसे बुलाती हैं कि जैसे ये उनकी मादरी ज़ुबान हो, मगर पंजाबी को जब कोई बच्चा गलती से भी पंजाबी घर में बोल देता है, आज के जो यूथ है, आज के जो छोटे बच्चे हैं, तो वो गलती से भी कोई बच्चा घर में पंजाबी बोलते उसको थप्पड़ लगते हैं बच्चे को कि तुमने पंजाबी क्यों बोली। ये हमारी, मतलब कि आज की जनरेशन इतनी गुलाम ज़हन बन चुका है, मतलब कि उर्दू उर्दू की ना तो कोई हिस्ट्री है, ना उसका कल्चर, ना कुछ, तो हम लोगों के ऊपर वो थोप दी गई। तो ऐसे ही बांग्लादेश टूट गया। अब वही मज़ीद हालात, वही, उससे कुछ नहीं सीखा पाकिस्तान ने या पाकिस्तान के उन अदारों ने कि जो 1971 में हुआ था पाकिस्तानियों के साथ, वही ना अब पाकिस्तान के लोगों के साथ हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जगह जगह अब सिंध में प्रोटेस्ट होने लग गया। वो लोग ये कहना स्टार्ट कर गए हैं कि ना पहले बना था बांग्लादेश, अब बनेगा सिंधु देश। ये वाला वो प्रोटेस्ट लगा रहे हैं। बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, उनको कोई हकूक़ नहीं मिल रहे। तो इसके चलते हुए न्यूक्लियर अटैक
ये तो इंसानियत के भी खिलाफ है। इंसान ये मतलब कि देखिए, न्यूक्लियर अटैक का सोचना, जानवरों वाली सोच, जानवरों वाली सोच, इसके बारे में क्या कहेंगे। मतलब कि ये मिसाल है कि बांदर के हाथ में माचिस आ गई, मतलब कि इसका पंजाबी में कहते हैं बांदर हाथ माचिस आ गई। तो ना ये बांदर जो है ना, बांदर ही है वो। जानवर भी, जानवरों से भी इनको तशबीह देना, मतलब कि ऐसी सोच रखने वालों को, मतलब कि जानवरों से भी तशबीह देना जानवरों की तौहीन है। तो आप मज़ीद इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं। मैं तो मतलब अफसुर्दा हूँ कि इस चीज़ के लिए भी सोचा गया। पाकिस्तान में ऐसे जहन, ऐसे गुलाम या जानवरों जैसे, जानवरों के दिमागों से भी जो है ना गिरे हुए दिमाग वाले पाकिस्तान में पॉलिटिशियन पाए जाते हैं कि जो इस चीज़ के बारे में सोच। चलो, हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। मतलब कि अगर आप एक फैमिली में हो जहाँ पर बर्तन पड़े हो ना, बर्तन एक दूसरे से टकराते हैं, तो यही नेबर्स होते हैं, ऐसी नेबर्स कंट्रीज होती हैं। कभी आप हमारी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, हम आपकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, ऐसे चलता है, ये दुनियादारी है। मगर इसको हम जोड़ भी सकते थे, ऐसे जोड़ भी सकते थे। अगर हम जोड़ सकते हैं तो इससे हमें फ़ायदा होगा, इंसानियत को फ़ायदा होगा, दोनों मुल्क की जो गुर्बत है वो ख़त्म होगी। तो मज़ीद आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दें दोस्तों के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो बाकी आपको मेरे रिएक्शन कैसे लगते हैं ये भी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, अगर नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक कर दें। इससे मुझे पता चल जाता है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, आपकी सपोर्ट से ही मतलब कि मज़ीद वर्क करने का जो है ना मन फिर करता है। अगर कोई सपोर्ट नहीं करता तो फिर इंसान कहता है कि यार मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ मगर सपोर्ट नहीं मिल रही। तो इसलिए मैं आपकी सपोर्ट चाहता हूँ, तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए।